नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल में आप सबका स्वागत है। यह YouTube चैनल उन छात्रों को समर्पित है जो यूपीएससी का मेंस हिंदी साहित्य से लिखना चाह रहे हैं। पहला वीडियो है, इसलिए हम लोगों ने इसको इंट्रोडक्टरी क्लास नाम दिया है। आज की इस वीडियो में हम लोगों ने डिसाइड किया है कि इसको एक बातचीत के लहजे में ही रिकॉर्ड करेंगे। हालांकि आने वाले समय में हम बारी-बारी से यूपीएससी ने हिंदी साहित्य का जो भी पाठ्यक्रम निर्धारित किया है, उस पाठ्यक्रम पर वीडियो बना करके आप लोगों के सामने हाजिर होंगे। हालांकि उसमें भी हम लोगों ने डिसाइड किया है कि यूपीएससी ने जो क्रमबद्ध तरीके से अपना सिलेबस निर्धारित किया है, तो क्रमबद्ध तरीके से नहीं बल्कि जो विषय पढ़ने में ज्यादा रुचिकर होगा, उन विषयों पर हम लोग पहले वीडियो लेकर के आप लोगों के सामने आएंगे। और इसी क्रम में हम लोगों ने डिसाइड किया है कि जो हमारा पहला विषयगत वीडियो होगा, वो कहानियों से संबंधित होगा। तो आप लोग जानते हैं कि यूपीएससी ने जो सिलेबस निर्धारित किया है, उनको दो प्रश्न पत्रों पर बांटा है। पहला प्रश्न पत्र और दूसरा प्रश्न पत्र। पहले प्रश्न पत्र पे बहुत सारी चीजें हैं और दूसरे प्रश्न पत्र पे भी गद्य पद्य से संबंधित, निबंधों से संबंधित बहुत सारी चीजें हैं। लेकिन उसमें एक खंड खा है और उसमें गद्य साहित्य रखा गया है। उसी में पाठ्यक्रम में ही किताब लगी है जिसको राजेंद्र यादव ने संपादित किया है और उस किताब का नाम है एक दुनिया समानांतर। अब राजेंद्र यादव की ये जो किताब है, इसमें राजेंद्र यादव ने एक लंबी भूमिका लिखी है और 21-22 करीब कहानियां संकलित है। और बारी-बारी से इस किताब के आधार पर ही यूपीएससी नई कहानियों से संबंधित प्रश्न पूछता है। तो चूंकि हम अपना जो अगला वीडियो बनाएंगे, वो नई कहानियों पर बनाएंगे, इसलिए सिलेबस के अंतर्गत आज हम आप लोगों से जो बातचीत करने वाले हैं, वो नई कहानियों से संबंधित पूछे गए विगत वर्षों में यूपीएससी द्वारा प्रश्नों पर बात करेंगे। तो अगर आप स्क्रीन पर देख रहे हो तो ये प्रश्न देख सकते हैं और इसमें से हम कुछ प्रश्नों के बारे में आपसे बातचीत करेंगे कि यूपीएससी नई कहानी से संबंधित किस तरह के प्रश्न पूछता है और उन प्रश्नों की प्रकृति क्या है, उन प्रश्नों का नेचर क्या है। तो सबसे पहले अगर हम पहले प्रश्न को ही पढ़ें, जो कि 2014 में 15 अंकों का प्रश्न पूछा गया था, तो आप देख सकते हैं कि वो प्रश्न है इस बात पर सम्यक रूप से विचार कीजिए कि नई कहानी की यात्रा अनुभव से स्वयं गुजरने की यात्रा है। अब अगर इस प्रश्न को समझे बिना अटेम्प्ट करने की कोशिश करेंगे, तो शायद आप इस प्रश्न का अच्छे से जवाब नहीं दे पाएंगे, क्योंकि इस प्रश्न की बारीकी इस प्रश्न को पढ़ने के पॉजेस में छुपी हुई है। अगर हम इसको बिना रुके पढ़ते चले जाएं तो ये प्रश्न कुछ इस तरह से सुनाई देगा कि इस बात पर सम्यक रूप से विचार कीजिए कि नई कहानी की यात्रा अनुभव से स्वयं गुजरने की यात्रा है।
अब ऐसा लग रहा है, बिना पॉजेस के पढ़ने से ऐसा लग रहा है कि नई कहानी की यात्रा अनुभव। लेकिन यहाँ ध्यान देने की जो बात है वो ये है कि नई कहानी की यात्रा अनुभव से स्वयं गुजरने की यात्रा है। तो कहने का तात्पर्य है कि इस प्रश्न में पूछा ये जा रहा है कि जो नई कहानी विषयक आंदोलन हिंदी साहित्य में चला और उसकी पूरी यात्रा है, उसके शुरुआत से लेकर के उसके खत्म होने तक अनुभव से स्वयं गुजरने की यात्रा है। मसलन इन कहानियों में जो अनुभव कहानीकारों ने प्रकट किए हैं, उन अनुभवों से गुजरने की, स्वयं गुजरने की यात्रा है कि आपने भी किसी न किसी रूप में उन अनुभवों को स्वयं महसूस किया है, उन अनुभवों की स्वयं आपको भी अनुभूति हुई है। अब जिन लोगों ने राजेंद्र यादव द्वारा संपादित किताब एक दुनिया समानांतर पढ़ी होगी और उसकी लंबी भूमिका जो राजेंद्र यादव ने लिखी है वो पढ़ी होगी और उसमें संकलित 21-22 के करीब कहानियां हैं वो पढ़ी होगी, तो वो इस बात को जानते होंगे। और जिन लोगों ने नहीं पढ़ा है वो मेरी बात से जान जाएंगे कि हिंदी कहानी में नई कहानी और नई कविता नाम से एक आंदोलन शुरू हुआ 1950 के दशक के बाद। और आप कह सकते हैं कि 1950 के दशक से ही उनमें अनुभवों पर बड़ा जोर था। अब इसका मतलब ये नहीं है कि उसके पहले का जो साहित्य है, जो पहले कहानी, उपन्यास या कविताएं लिखी गई, उनमें अनुभव व्यक्त नहीं थे। उनमें भी अनुभव व्यक्त थे। लेकिन नई कहानी और नई कविता में जिन अनुभवों की बात की गई, उनको स्थूल अनुभवों के बजाय सूक्ष्म अनुभव कहे गए, कहा गया। इसीलिए इस प्रश्न में जब आप उस पूरी बहस से परिचित होंगे, जो अनुभव संबंधी बहसें नई कहानी और नई कविता के दौर में हुई हैं, तो आप इस प्रश्न को बेहतर ढंग से अटेम्प्ट कर पाएंगे। अब इसमें कहानीकारों ने भी बहुत कुछ कहा है, आलोचकों ने भी बहुत कुछ कहा है, और तो उस पूरी कहानी यात्रा को, नई कहानी यात्रा को समझाते हुए हमको लेखकों और आलोचकों की बातों को उत्तर लिखते हुए शामिल करके इस पूरे प्रश्न का उत्तर लिखने की कोशिश करनी चाहिए, उत्तर लिखने का प्रयास करना चाहिए, या इसका उत्तर ऐसे लिखना होगा तभी एक मुकम्मल उत्तर इस प्रश्न का दिया जा सकता है। और इसी तरह से अगर हम बाद के प्रश्नों की चर्चा करें तो इसमें जैसे अगला ही प्रश्न है कि राजेंद्र यादव की कहानियों में समकालीनता का सुर है, प्रतिपादित कीजिए। अब इसका क्या मतलब हुआ कि समकालीनता का स्वर है? अब यदि इस किताब की ही बात की जाए, एक दुनिया समानांतर, तो इसमें एक तो राजेंद्र यादव ने लंबी भूमिका लिखी है जिसमें अपनी कहानियों का भी थोड़ा बहुत जिक्र राजेंद्र यादव जी ने किया है, और एक कहानी भी उनकी संकलित है इस किताब में, और वो कहानी है टूटना। तो तत्कालीन समय की जो भी समस्याएं समाज में मौजूद थी, या आधुनिकीकरण के पश्चात जिस तरह की समस्याएं हमारे समाज को महसूस हुई,
उन्हीं समस्याओं को नई कहानीकारों ने अपनी अपनी कहानियों में दर्ज किया है। और जाहिर सी बात है कि राजेंद्र यादव एक नए कहानीकार हैं, और उनकी जितनी भी कहानियां हैं, तो आधुनिकता के फलस्वरूप पैदा हुई वो सभी समस्याएं या समस्याओं के कुछ अंश, जाहिर सी बात है सभी समस्याएं कोई एक कहानीकार नहीं पकड़ सकता है, रचनाकार नहीं पकड़ सकता है। तो उस दौर की कुछ समस्याएं राजेंद्र यादव ने अपनी कहानियों में जरूर पकड़ा होगा, जिसको हम समकालीन स्वर कह सकते हैं। तो इस क्वेश्चन में, इस प्रश्न में उन्हीं समकालीन स्वरों को ही प्रतिपादित करने की बात की जा रही है। तो आपको एक तो इस किताब से लंबी भूमिका को जरूर पढ़ लेना चाहिए, और दूसरी चीज कि राजेंद्र यादव की कुछ एक आध इसमें संकलित कहानी के अलावा एक आध कहानियां भी पढ़ लेनी चाहिए। दूसरा प्रश्न राजेंद्र यादव की कहानियों से ही जुड़ा हुआ है, जिसमें विशेषताएं बताने की बात की जा रही है। तो जब अब हम आगे विस्तार से नई कहानियों पर बातचीत करेंगे, और एक एक कहानीकार पर और एक एक कहानीकार की तमाम कहानियों पर बातचीत करेंगे, तो इन सारे प्रश्नों को हम लोग थोड़ा विस्तार से आप लोगों के सामने चर्चा करेंगे, चर्चा करने की कोशिश करेंगे। तब शायद थोड़ा बेहतर बात समझ में आएगी। अगले प्रश्न की अगर बात करें, तो वो प्रश्न कुछ इस तरह से है कि प्रवृत्तिगत दृष्टि से क्या नई कहानी पूर्ववर्ती कहानी की मात्र निरंतरता है या विच्छेद है? तर्क सम्मत उत्तर दीजिए। अब इस प्रश्न में ये पूछा जा रहा है कि जो हमारी पूर्ववर्ती कहानियां थीं, जो नई कहानियों से पहले लिखी जा रही थीं, उनसे कैसे नई कहानी आंदोलन भिन्न है? क्या वो वह यानी कि नई कहानी मात्र पूर्ववर्ती कहानियों की निरंतरता है, या उससे इसका कुछ अलगाव भी है? मैं फिर राजेंद्र यादव द्वारा लिखित भूमिका की चर्चा करूंगा कि उन्होंने उस लंबी भूमिका में बहुत विस्तार से अपनी पूर्ववर्ती कहानियों से नई कहानियों के विच्छेद की बात की है, विच्छेद को समझाया है, हमारे सामने खोला है। तो अगर आप उसको पढ़ेंगे, लेकिन अब इसमें एक बात यह भी है कि आपको पूर्ववर्ती कहानियों की विशेषताओं का भी पता होना चाहिए, लेकिन उस भूमिका को पढ़ते हुए आपको थोड़ा बहुत पूर्ववर्ती कहानियों की विशेषताओं के बारे में भी पता लग जाएगा, और उनसे नई कहानियां कैसे भिन्न है इसके बारे में भी पता लग जाएगा। और जैसा कि मैंने पहले ही कहा है, स्टार्टिंग में ही, शुरू में ही, कि जब हम आगे और वीडियोस लेकर के आपके सामने हाजिर होंगे, तो आपको बहुत विस्तार से नई कहानी और पूर्ववर्ती कहानी आंदोलनों और इन सारी कहानियों की विशेषताओं के बारे में बताएंगे। अगले प्रश्न की अगर बात करें, तो नई कहानी आंदोलन की प्रासंगिकता पर विचार कीजिए। अब प्रासंगिकता का क्या अर्थ है? जो भी तैयारी करने वाले ऑस्पिरेंट्स है, वो इसका अर्थ बखूबी समझ रहे होंगे। और प्रासंगिकता का अर्थ ये हुआ कि जो भी कहानी 50 साल 100 साल पहले लिखी गई है, आज के दौर में उसकी क्या प्रासंगिकता है, आज के दौर में उनकी क्या रेलेवेंसी है, आज के दौर में क्या वो कहानियां पढ़ी जानी चाहिए, या वो कहानियां हमें कोई रास्ता दिखा पा रही हैं, वो जिन समस्याओं को अपने समय में अभिव्यक्त कर रही थी, क्या वो समस्याएं आज भी दरपेश हैं, और क्या उन कहानियों से हमें किसी भी तरह की संवेदनशीलता के स्तर पर हो, या अनुभूति के स्तर पर हो, या समस्याओं के समाधान के स्तर पर हो, ये नई कहानियां हमें कोई रास्ता दिखा पाती हैं, दे पाती हैं या नहीं दे पाती? अगला प्रश्न है कि जिंदगी और जोंक में रजुआ की जिजीविषा पर प्रकाश डालिए।
जिंदगी और जोंक एक कहानी है। किसकी कहानी है ये आप लोग विचार कीजिएगा, हालांकि मैं आपको बताया देता हूँ कि यह अमरकांत की कहानी है। अमरकांत हिंदी के एक बहुत बड़े कथाकार थे और उनकी बहुत सारी कहानियां प्रसिद्ध हैं। जिंदगी और जोक एक लंबी कहानी है जिसमें एक रजुआ नाम का चरित्र है और एक मोहल्ले के घरों के बीच में उसकी आवाजाही है। घर वाले रजुआ को कैसे देखते हैं और रजुआ उन घर वालों को कैसे देखता है, इस विषय पर यह कहानी आधारित है। उसी संदर्भ में ये बात पूछी जा रही है कि रजुआ की जिजीविषा पर प्रकाश डालिए। उसको उन्हीं घर वालों के बीच में रह करके ही जिंदा रहना है और वो कैसे जिंदा रहता है ये जब आप कहानी पढ़ेंगे तो आपको बेहतर समझ में आएगी। हम आगे के वीडियोस में जब एक एक कहानी पर विस्तार से बातचीत करेंगे, उन कहानी की विशेषताओं पर बातचीत करेंगे और उन कहानियों से संबंधित समीक्षाओं और आलोचनाओं पर बात करेंगे, समीक्षकों और आलोचकों की रायों पर बात करेंगे, तो हम इस प्रश्न को और बेहतर तरीके से समझने की कोशिश करेंगे, समझेंगे। इसी तरह से हरिशंकर परसाई की एक कहानी भोला राम का जीव है, उसकी व्यंग चेतना के बारे में एक प्रश्न पूछा गया है। तो जिन लोगों ने भी हरिशंकर परसाई की रचनाएं पढ़ी हैं वो अच्छी तरह से जानते हैं कि वो एक व्यंग लेखक थे, व्यंग कहानीकार थे और उनका व्यंग बहुत ही स्तरीय होता था, जिसमें उन्होंने राजनीतिक व्यंग और सामाजिक व्यंग, हर तरह के व्यंगों पर आधारित कहानियां लिखी हैं। भोला राम का जीव एक ऐसे ही कहानी है जिसमें हमारे समाज की जो भी विसंगतियां हैं, उन विसंगतियों की बहुत ही व्यंग्यात्मक ढंग से चर्चा की गई है। और जिन लोगों ने भी ये कहानी भी पढ़ी होगी, वे लोग मेरी बात को अभी फिलहाल समझ पा रहे होंगे कि कैसे एक भोला राम नाम का व्यक्ति होता है जो सरकारी दफ्तरों का भ्रष्टाचार है, उस भ्रष्टाचार को अपनी कहानी के माध्यम से पाठकों के सामने प्रस्तुत करता है। इसी तरह से और भी अन्य प्रश्न हैं। कृष्णा सोबती की कहानियों से संबंधित भी प्रश्न हैं। कृष्णा सोबती के लेखन में स्त्री विमर्श, कृष्णा सोबती के कथा संसार पर प्रकाश डालिए। नई कहानी अवधारणा के संदर्भ में निर्मल वर्मा की कहानी परिंदे की समीक्षा कीजिए। आप सब लोगों ने जो भी तैयारी करने वाले छात्र हैं, निर्मल वर्मा की कहानी परिंदे जरूर पढ़ा होगा, जिसको नई कहानी की एक तरह से पहली कहानी भी कुछ आलोचकों ने माना है। इसी तरह से फिर एक कहानी आती है चीफ की दावत। ये भीष्म साहनी की कहानी है जिसमें नौकरशाही में मानव मूल्यों का अधः पतन तथा दो पीढ़ी के अंतराल का सूक्ष्म निरूपण पाया जाता है। अब आप सब नौकरशाह बनने की बनने की ओर अग्रसर हैं। एथिक्स पेपर के माध्यम से आप मानव मूल्यों का भी अध्ययन कर रहे होंगे, लेकिन इस कहानी में उन मानव मूल्यों के अधः पतन की बात कही जा रही है। और एक घर में एक बेटा है और एक माँ है, तो एक तरह से दो पीढ़ियां हुई और उनके अंतराल का सूक्ष्म निरूपण इस कहानी में दर्ज है कि माँ कैसे शहरी बेटे के घर में अजनबी महसूस करती है और अपने अफसर के सामने बेटा कैसे
माँ को लेकर के दुविधाओं से भरा हुआ है। इस बात को, यह कहानी चीफ की दावत बहुत संवेदनशीलता से पाठकों के सामने प्रस्तुत करती है। इसी को सोदाहरण स्पष्ट करने की बात कही जा रही है। तो इस तरह से ये कुछ नई कहानी विषय से संबंधित, नई कहानी के टॉपिक से संबंधित प्रश्न हैं जो पिछले विगत वर्षों में यूपीएससी ने छात्रों से पूछे हैं। तो हमारी क्लास का जो तरीका होगा वो यही होगा कि कैसे हम जो भी विषय दिए गए हैं उन विषयों पर विस्तार से चर्चा कर पाएं, उनकी शुरू से लेके अंत तक चर्चा कर पाएं, और एक एक विषय से संबंधित प्रश्नों को सामने रख करके उनको हल करने की कोशिश कर पाएं। तो एक तरह से ये हमारा इंट्रोडक्टरी वीडियो था जिस पर हम आप लोगों से हमने चर्चा की। और आगे भी जब हम वीडियो लेकर के आएंगे, और हमारा प्रयास ये है कि हम वीडियो तो डालेंगे ही, लेकिन साथ साथ हमारा प्रयास ऑनलाइन क्लासेस का भी है। वीडियोस में वो बात नहीं आ पाती है जो ऑनलाइन क्लासेस क्लासेस या कक्षाओं में आमने सामने छात्र और अध्यापक आमने सामने रह करके जब इंटरेक्शन करते हैं तो उसमें जो बात होती है। फिलहाल वीडियो तो डालेंगे ही, लेकिन कभी अगर मौका लगा तो खैर हमारे पास कोई ऐसी भौतिक क्लास तो नहीं है कि हम कहीं किसी एक कमरे में बैठ सकें क्लास के रूप में, लेकिन हमारे सामने हमारे पास इंटरनेट है, हमारे साथ पास लैपटॉप है, मोबाइल है, तो हम लोग एक जूम क्लास जरूर जनरेट कर सकते हैं और उसमें हम जरूर एक इंटरेक्टिव क्लास बना सकते हैं। तो शायद ज्यादा बेहतर तरीके से बातचीत समझ में आए और हम ज्यादा बेहतर तरीके से बात कर पाएं। लेकिन फिलहाल हम टॉपिक वाइज यहाँ अपने यूट्यूब चैनल पर अलग अलग विषयों पर बारी बारी से वीडियोस तो जरूर डालेंगे, और आप सब देखिएगा इसको। आपके जरा भी काम आप सका तो हमें बहुत खुशी होगी। और इंटरेक्टिव क्लास मैं इसलिए बोल रहा था कि हिंदी पट्टी से जब छात्र यूपीएससी की तैयारी करने आते हैं तो बहुत सारी चीजों की वजहों से उनके बहुत सारी समस्याएं उनके सामने आकर के खड़ी हो जाती हैं। उनको एक्सपीरियंसेस नहीं होते, सही स्टडी मटेरियल का पता नहीं होता, और मोटिवेशन की बहुत ज्यादा कमी होती है। इंटरेक्टिव क्लासेस का महत्व यही इसीलिए होता है, यही होता है कि उसमें छात्र अध्यापकों से सीधे तौर पर जुड़ पाते हैं और अपनी समस्याओं को सामने रख पाते हैं, और अध्यापक अपने तई छात्रों की पूरी मदद करने की कोशिश करते हैं, अपने अनुभवों को छात्रों के साथ बांट करके उनको उनकी उन परिस्थितियों से निकलने में मदद करते हैं जिनसे वो निकल करके एक सही ट्रैक प्राप्त कर सकते हैं, सही रास्ता प्राप्त कर सकते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि हम वीडियो क्लासेस तो बनाएंगे ही, लेकिन जो लोग भी हमारा वीडियो देख रहे हैं वो हमसे कांटेक्ट करके ऑनलाइन क्लासेस में भी हमसे जुड़ने का प्रयास कर सकते हैं।
यह यूट्यूब चैनल यूपीएससी मेंस की तैयारी हिंदी साहित्य से करने वाले छात्रों के लिए है। इसलिए इस यूट्यूब चैनल को हिंदी साहित्य से एमफिल और पीएचडी कर चुके कुछ लोगों ने तैयार किया है। और हिंदी साहित्य में एक अच्छा खासा अनुभव है। जो हम यूपीएससी एस्पिरेंट्स के साथ बांट करके उनको कोई नई राह दिखा सके, तो ये हमारे लिए बड़ी बात होगी। हम नहीं चाहते, या हमको लगता है कि जो भी नए आने वाले छात्र हैं वो इधर उधर एक अच्छी कोचिंग, अच्छी हिंदी की क्लास के लिए भटकते रहते हैं, मोटिवेशन के लिए भटकते रहते हैं, और अच्छी पठन सामग्री के लिए भटकते रहते हैं। और अगर उनको ये सब मुहैया भी हो जाता है तो वो इतना व्यावहारिक नहीं होता और उनको वो बोझ लगने लगता है। आप लोग ये वीडियो देखिए और हमसे कांटेक्ट करने की कोशिश भी कीजिए। हम अपना ईमेल आईडी और नंबर, मोबाइल नंबर, ये सब आप लोगों से शेयर करेंगे। हम लोगों से जुड़िए। और इस बात की गारंटी हम लोग देते हैं कि आने वाली क्लासेस में आप लोगों को ज़रूर मज़ा आएगा। और हम जो भी वीडियोस बना करके विषय वाइज, टॉपिक वाइज डालेंगे, उनको पढ़ करके आप लोगों को ज़रूर लाभ मिलेगा, इसकी हमें उम्मीद है। तो ये वीडियो फिलहाल यहीं तक, इसे हम अभी रोकते हैं और मिलते हैं अगले वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद। शुक्रिया।